हेलो दोस्तों। अभी हाल ही में हमने पिछले क्लास में देखिए, पिछले भी 2-3 वीडियो डाले थे 12th आर्ट्स क्लास के चैप्टर नंबर 7 विजयनगर पे। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ बायोलॉजी का स्पेशल जो क्लास हमारे यहाँ चलती है उसी पर बातचीत चल रही है। मैंने हाल ही में आज से 15 दिन 20 दिन पहले 7 नंबर चैप्टर समाप्त किया था, क्रमिक विकास, और अभी 8 नंबर भी कल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने डेमो के रूप में बच्चों को ये दिखाना चाह रहे थे कि डेमो के रूप में कुछ क्वेश्चन जैसे 1 से लेकर 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं इस चैप्टर से। टोटल अभी तक के 10 साल में बोर्ड ने 1 से लेकर के 56 क्वेश्चन 53 या 56 क्वेश्चन शायद पूछा है, 55-56 क्वेश्चन पूछा है। तो 1 से लेकर 8 क्वेश्चन का भी हम सिर्फ डेमो ट्रायल के रूप में बना रहे हैं, ताकि बच्चों को यदि पसंद हुआ और जिस तरह का कंटेंट दे रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लगा तो इस तरह का वीडियो बनते जाएगा और आप लोग को इसी तरह से सॉल्यूशन करवाते जाएंगे जैसे 12th आर्ट्स का करवा रहे हैं। यदि मान लेते हैं कि कंटेंट अगर आपको चाहिए और भी ज़्यादा मात्रा में, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपका कंटेंट और भी ज़्यादा डाटा में बढ़ जाएगा। पर अभी सिर्फ 8 क्वेश्चन के ट्रायल ले रहे हैं, 8 या 7 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा-सा चैप्टर जो है ज्योग्राफी से संबंधित है, तो मैंने कुछ-कुछ देखिए। पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान। जीवाश्म जो है, देखिए यहाँ पे आ जाइए थोड़ा-सा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म को लेकर के यदि बात किया जाए कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, तो क्या अवसादी चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में। तो रूपांतरित चट्टान में नहीं पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टान में भी नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो रहा आपका, ये इनमें से कोई नहीं, सभी, ये भी गलत हो जाएगा। अब सादी चट्टान सही आंसर होगा, ध्यान दीजिए, ये वाला आंसर सही होगा। अब थोड़ा सा मैं चट्टान पर बात करूँ। दरअसल क्या होता है, चट्टान 3 प्रकार की होती है। चट्टान जो होती है 3 प्रकार की चट्टान होती है। एक जो चट्टान होती है, सबसे पहला नंबर, उसे बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है। दूसरा नंबर जो चट्टान होती है वो हो गया आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान होती है। और तीसरा नंबर जो चट्टान होता है उसे बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान बोलते हैं इसको। ये रूपांतरित चट्टान हो गया। रूपांतरित चट्टान को ही हम कायांतरित चट्टान भी कभी कभी, कायांतरित भी चट्टान के नाम से जानते हैं। तो रूपांतरित बोलिए चाहे तो कायांतरित बोलिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चट्टान मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला नंबर आता है अवसादी, दूसरा आता है आग्नेय चट्टान और तीसरा आता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इसके बाद मैं थोड़े से और इस पर बातचीत कर लूँ तो देखिए, ये दरअसल जो है, ध्यान देना, अवसादी चट्टान, ये इस चट्टान का निर्माण जो हुआ है, ये जो अवसादी चट्टान बना है, सबसे प्राचीन चट्टान यही होता है। सबसे प्राचीन चट्टान ये प्राचीन चट्टान में आता है, सबसे प्राचीन चट्टान होता है। इसके बाद इस चट्टान का निर्माण हुआ था। और ये चट्टान जो है ना, अवसादी अग्नि दोनों के दोनों ही, ये दोनों चट्टान से ही इसका निर्माण हुआ, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण अवसादी और आग्नेय चट्टान से ही हुआ है। अब यहाँ पे आइए, अवसादी चट्टान, ये प्राचीन चट्टान है, पहला पॉइंट, ये अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्राचीन चट्टान है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि अवसादी चट्टान जो होता है हमारा, ये चट्टान, अवसादी चट्टान जो है, ये मिट्टी, मिट्टी, मृदा जिसे बोलते हैं, मृदा हो गया, या फिर आसपास के अपशिष्ट पदार्थ हो गया, अपशिष्ट मतलब कूड़े कचरा वाला पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ के साथ और क्या हो गया इसमें, एक तो मृदा हो गया, दूसरा अपशिष्ट पदार्थ हो गया, तीसरा चट्टान वगैरह, माने अदर टाइप के जो भी चीज़, आसपास के चीज़, अवशिष्ट पदार्थ है ना, उनसे मिल करके बना हुआ है। तो ये मृदा और अवशिष्ट पदार्थों से मिल करके बना हुआ है। यही कारण है कि इसमें जीवाश्म का अंश पाया जाता है, यही कारण है कि इसमें जीवाश्म का अंश पाया जाता है, समझ गए। बाकी रहा आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान जो इसका निर्माण जो हुआ है, अत्यधिक ताप की वजह से हो, हाई लेवल पर जब प्रेशर पड़ा ना, अब सादी चट्टान में हाई लेवल पर प्रेशर बना, तो ये कन्वर्ट हो गया आग्नेय चट्टान में। तो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक ताप से हुई है, अत्यधिक ताप से इसके निर्माण हुई है। इसका निर्माण किससे हुई है, अत्यधिक ताप से हुई है, आग्नेय चट्टान का। यही रूपांतरित चट्टान जो होती है, ये मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। मैग्मा, मैग्मा या इसी को हम लावा बोलते हैं। मैग्मा या लावा के ठंडा होने से, जब ठंडा हो जाता है
तो याद रखिएगा कि रूपांतरित चट्टान या कायांतित चट्टान का निर्माण हुआ। तो तीन होते हैं, तीनों को मैंने बता दिया। इस चट्टान के निर्माण मृदा अवशिष्ट पदार्थों से हुई, इसलिए इसमें जीवाश्म होता है, इसलिए यही कारण है कि आंसर आपका अवसादी चट्टान हो गया। आग्नेय चट्टान में क्या होता है, अत्यधिक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए सोचिए जब इसमें टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या इसमें जीवाश्म रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए आंसर आग्नेय चट्टान नहीं हो सकता है। रूपांतरित चट्टान बहुत पहले गर्म था, फिर बाद में अचानक बहुत ठंडा हुआ, तो गर्म से जब ठंडा हुआ तो इसमें भी जीवाश्म नहीं रहेगा, यही कारण है कि रूपांतरित चट्टान कायांतित चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा अवसादी चट्टान इज द राइट आंसर होगा। अब मामला ये आता है कि मैग्मा लावा क्या होता है, तो चलिए मैग्मा लावा को लेकर के मैं थोड़ी सी बात आपके सामने कर लूँ। देखिए मैग्मा लावा क्या होता है, हमारे धरातल जो होती है, थोड़ा सा इस पर मैं अभी चर्चा करता हूँ। देखिए हल्का हमारा जो एक सेकंड, देखिए हमारा धरातल जो होती है, जो जमीन, हमारा भूमि जो है इस तरह का 3 लेयर में बटा हुआ है, ठीक। सबसे लास्ट लेयर जो है ना मैग्मा है, धरातल के अंदर मैग्मा, मैग्मा सबसे अंतिम लेयर में मैग्मा है, मैग्मा है। मैग्मा को ही हम लावा कहते हैं। लावा क्या होता है, पिघलता हुआ आग को कहते हैं, पिघलता हुआ आग, पिघलता हुआ जो है ना उस आग को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर वाला परत जो है ना, ये ऊपर वाला परत जो है पानी है, पानी है, और इसके ऊपर वाला परत जो है ना ये चट्टान और प्लस मिट्टी का बना हुआ है, चट्टान प्लस मिट्टी का बना हुआ है, जिस पर हम क्या है, मृदा का बना हुआ है, जिस पर हम मनुष्य इस पर क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। क्या होता है, नीचे मैं आपको बता दूं कि नीचे कई सारे इस मैग्मा और पानी वाले सेक्टर में नीचे हमारे धरातल के नीचे बहुत सारे क्या है, बड़े बड़े चट्टान की भांति प्लेट घूम रहा है, ठीक है ना। ये चट्टान की भांति प्लेट घूम रहा है, इस प्लेट को हम चट्टान जैसा एक संरचना घूम रहा है जिसे हम प्लेट कहते हैं। हमारे जमीन के अंदर क्या होती है कि बड़े बड़े चट्टान जैसी संरचना पाई जाती है जो नीचे की ओर घूम रहा है, गति कर रहा है। यही चट्टान जो होता है ना इसको हम प्लेट के नाम देते हैं। ये दोनों प्लेटें में 3 कंडीशन, जब ये दोनों प्लेट से आमने सामने टकरा जाता है तब, या दोनों एक दूसरे से सट करके निकल जाता है तब। इस केस में क्या होता है कि जब दोनों सामने टकराता है या दोनों एक दूसरे से सट कर निकल जाता है तो नीचे का जो ये चट्टान और मृदा और पानी वाला इलाका है इसको धक्का देता है। जब ऊपर में झटका महसूस होता है, धक्का देता है, तो जहाँ पर का भूमि रहता है वहाँ पर का भूमि क्या होता है, फट जाता है, और फट करके जो नीचे गर्म खौलता हुआ आग मैग्मा है और ये पानी दोनों आपस में क्या होता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद गाढ़ा मार जैसा पदार्थ बन जाता है। और यही पदार्थ की जहाँ पर से जमीन फटता है इस तरह से ऊपर की ओर क्या करने लगता है, निकलने लगता है, इस तरह से निकलने लगता है। और यही जो ऊपर तरह से निकलता ना है एक तरह का ज्वालामुखी बन जाता है। तो यही ज्वालामुखी का इस तरह से निर्माण होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा ये जो बना नहीं नली जैसी संरचना इस तरह से बना, इसको मुंह को हम क्रेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और यही यहाँ से मैग्मा बाहर की ओर निकलते रहता है, और जो मैग्मा बाहर की ओर आता ना, ये मैग्मा जो बाहर आया, ये क्या है, ये तो ऊपर में नीचे से मैग्मा ही ना बाहर आया। तो ये मैग्मा क्या होता है कि जैसे ही बाहर आता है सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, ठंडा होता है, मैग्मा क्या होता है, ठंडा होता है, तो ठंडा होकर के यही काली मिट्टी में बन जाता है, यही काली मिट्टी में बन जाता है। और यही धीरे धीरे और जब बहुत लाखों करोड़ों साल तक यदि ये सूखता है तो ये चट्टान बन जाता है, और ये वही चट्टान है जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कौन सा चट्टान, रूपांतरित चट्टान के रूप में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मैं काली मिट्टी के बारे में आप बता दूं, तो काली मिट्टी जो होती है इस मिट्टी के बारे में सुन लीजिए। यह मिट्टी जो होती है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी जो होती है इसमें कपास की मात्रा ज़्यादा, कपास की खेती ज़्यादा होती है, कपास यानी रुई की खेती क्या होती है, रुई की खेती रुई की कृषि ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके अलावा यह मिट्टी जो है गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है, नमी धारण अर्थात यह मिट्टी ऊपर से सूखा और नीचे से चिपचिपा रहती है। कपास को जो चीज़ चाहिए वो सब इस मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए इस मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा मात्रा में होती है। यही कारण है कि काली मिट्टी को काली कपासी भी कहा जाता है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कपासी भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा चैप्टर जो है ज्योग्राफी से कनेक्शन में है। आइए ज्वालामुखी हम आपको दिखाते हैं। देखिए
ये नीचे जो बना हुआ है, नीचे जो बड़ा में आप दिख रहे हैं, ये बड़ा में जो ज्वालामुखी दिख रहा है, ये जो ज्वालामुखी आप देख रहे हैं, इसको भी दिखा रहे हैं दोनों को। देखिए दोनों, ये क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे मैग्मा का सैलाब है, ये नीचे जो देख रहे हैं ये सब मैग्मा है, यही मैग्मा जो है धरातल के ऊपर बाहर जाकर के इस तरह से निकल रही है और सूख रही है, और ये भाग को क्रेटर बोलते हैं, ये वाला को, ठीक है ना। एक क्रेटर न लिखा हो गया बीच वाला। देखिए विस्फोट करता है तो इस तरह का फवारा जैसा मारता है, जहाँ पर ये विस्फोट करेगी ना, वहाँ पर क्या होगी कि वहाँ पर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, वहाँ का वायु वगैरह थोड़ा सा डैमेज कर जाता है। तो याद रखिए पहला क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करना है तो कर लीजिएगा जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग पाया जाता है? अच्छा अच्छा, वे अंग देखिए, समजात अंग, इस समजात अंग है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। समजात अंग ये क्लास में पढ़ाए हैं आप लोग को। समजात अंग क्या होता है? समजात और समजात, तो किसी भी जीव में दो प्रकार के अंग देखा गया है। जीवों में अंग जो होता है ना, जीवों में अंग, ध्यान देना बाबू, कि जीवों में अंग जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है समजात अंग, एक होता है सबसे पहले समजात अंग, समजात, एक आपका होता है समजात अंग और दूसरा होता है असमजात अंग। असमजात अंग होता है, दो तरह का होता है। समजात अंग जो होता है वो क्या होता है बाबू? तो समजात अंग जो होता है वो क्या होता है, उसकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? देखिए समान उत्पत्ति और संरचना और भिन्न कार्य होता है, यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति जो होता है, ध्यान देना, उत्पत्ति और प्लस संरचना दोनों क्या होती है? संरचना दोनों समान होती है, समान होती है, किंतु कार्य क्या होता है बाबू? कार्य क्या होता है? अलग। मैंने कहने के मतलब वही है जिसकी उत्पत्ति और संरचना सेम होगी बट कार्य क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। आइए असमझाता है, जिसकी उत्पत्ति और संरचना क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। उत्पत्ति और संरचना क्या होगी? भिन्न होगी। उत्पत्ति और संरचना, संरचना भिन्न होगी, जबकि याद रखिए भिन्न होगी, जबकि कार्य क्या होगा भाई? कार्य क्या होगा? समान होगा। अब हम आपको समझाते हैं, समझिए। उत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण और संरचना का मतलब होता है जो डिजाइनिंग जो बना होता है। जैसे आइए हम यहाँ पर एक एग्जांपल सबको समझा रहे हैं कि कैसे होगा। आ जाइए पहले यहाँ पे देखिए, इस पेज में देखिए, इसमें आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर समझात अंग है, ठीक है, और यहाँ पर आप समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं ना, मानव का हाथ है, तो मानव का हाथ देख रहे हैं ना, ये मानव का हाथ है, और ये देखिए बिल्ली का हाथ है, ये बिल्ली का हाथ है। तो देखिए मानव का हाथ का डिजाइनिंग और बिल्ली का, इन दोनों का, बिल्ली का पैर होता है, हाथ नहीं होता है। तो मानव के हाथ का डिजाइनिंग और बिल्ली का पैर दोनों सेम डिजाइन का है, तो हम कह सकते हैं कि ये संरचना इसकी क्या है? समान है। उत्पत्ति भी ऊंची है, समान है, एकदम सेम है दोनों का, बिल्ली का और मानव का दोनों का। पर देखिए काम दोनों का अलग है। हम मनुष्य क्या करते हैं? हाथ से कभी चलते नहीं, लेकिन ये इससे क्या करता है? अपने पैर से चलता है। तो इस संरचना और उत्पत्ति समान है पर काम क्या कर रहा है? दोनों अलग अलग कर रहा है, तो इसीलिए कुछ हो जाएगा, समझाता है हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके बाद आ जाइए आगे। असमझात अंग किसको बोल रहे हैं? असमझात, जिसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, उत्पत्ति संरचना भिन्न और समान काम करता है। आप एग्जाम्पल में थोड़ा सा देख लीजिए, आप यहाँ पर समझिए। एक तितली के देख लीजिए, तितली जो होता है बटरफ्लाई, तितली का पंख देख लीजिए, और एक जो है चमगादड़ का पंख देखिए, दोनों का संरचना अलग अलग है कि नहीं? कहाँ? आप चमगादड़ के पंख पूरा देख लीजिएगा, देखिए चमगादड़ के पंख झिल्ली जैसा होता है, झिल्लीदार टाइप में होता है, इस तरह का बना हुआ। खींचोगे तो पूरा मांस का बना हुआ है। और देखिए वही तितली का पंख देखोगे तो देखिए हम लोग बचपन में पकड़ते होंगे, तो 4 गो तितली का पंख होता था ना, तो व्हाइट कलर का होता था, पकड़ते थे कभी कभी तितली का वाला चीज टूट भी जाता था। तो चमगादड़ का पंख और तितली का पंख दोनों में आप अंतर देख लीजिए। चमगादड़ का पंख झिल्ली टाइप में होता है, ये झिल्लीदार टाइप में है, और तितली का पंख आप देखे भी हैं बचपन में। ये दोनों का देखिएगा ना, ये पक्षी का पंख ले लीजिए आप, ये छोड़िए, चलिए इस चमगादड़ को छोड़ करके पक्षी का पंख लीजिए, किसी भी पक्षी को देख लीजिए, जैसे मुर्गा वगैरह हो, तोता हो आपके घर में, ये सब देखिएगा ना, तो उसका पंख देखिए, एक तितली का पंख देखिए, दोनों का देखिएगा तो दोनों का दोनों देखिएगा ना, तो तितली में क्या होता है? तितली का पंख में उतना पावर नहीं है, एकदम पतला होता है, और वही पक्षी का पंख थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ताकत होती है, और थोड़ा संरचना और डिजाइनिंग दोनों का क्या रहता है? अलग अलग बनाता है, लेकिन दोनों का काम तो एक है,
पक्षी का पंख का काम उड़ना है और एक इसका भी, तितली के भी पंख का काम क्या है, उड़ना है। तो याद रखना बाबू, जिसका क्या होता है कि उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है लेकिन काम एक जैसा करता है तो उसे असमजात अंग बोलते हैं या समवृत्ति बोलते हैं। समवृत्ति इसी का नाम है। समवृत्ति या समझाते हैं किसे कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति संरचना क्या होती है, अलग होती है और काम जैसे एक जैसा करता है। समझाते हैं किसे कहते हैं, जिसका जिसकी संरचना उत्पत्ति समान होती है और कार्य कुछ करता है, अलग अलग करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समझात अंगों के उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑक्टोपस, मनुष्य, या कि नहीं। शकरकंद वालू एकदम बिल्कुल नहीं। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स नहीं, फ्लिपर्स मैंने पीछे वाला जो पेंगुइन का नहीं होता है, इस तरह में निकला हुआ वो वाला बोल रहा है। सरीसृप और स्तनधारी, ये सही होगा। अच्छा, सरीसृप और स्तनधारी सही होगा। देखिए समझाते हैं, सरीसृप का और स्तनधारी का हृदय एकदम सेम होता है। स्तनधारी और सरीसृप समझा रहे हैं। सरीसृप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सरीसृप का मतलब होता है बाबू, देखिए जो रेंगता है, रेंगने वाले जीव को सरीसृप कहा गया, रेंगने वाले को। और स्तनधारी का मतलब क्या होता है, जिसका शरीर विशाल होता है। जिस जीव का शरीर क्या होता है, शरीर विशाल होता है, स्तनधारी जीव है। जैसे मनुष्य क्या चीज में आएगा, स्तनधारी में आएगा। ठीक है, रेंगने वाला सांप क्या चीज में आएगा, सरीसृप में आएगा। तो सरीसृप में मतलब होता है रेंगने वाला, स्तनधारी मतलब जिसका शरीर विशाल हो। अब देखिए इन दोनों का हृदय जो होता है एकदम सेम रहता है, तो हम कहेंगे ना क्या चीज कि उत्पत्ति संरचना दोनों का समान है लेकिन दोनों के हृदय का काम क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, समझाता है। तो हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाइए आगे, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है आप लोग को क्लास में। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ अधिक मानव वन मानुष, ये थोड़ा सा डाउट है। आप इसको मान के चलिए ना कि निम्नलिखित में से कौन वन मानुष की तरह होते हैं। वन मानुष का मतलब समझ रहे हैं, वन मतलब कि आधा जानवर, वन मानुष का मतलब हुआ आधा जानवर और आधा मनुष्य। आधा जानवर प्लस आधा मनुष्य, आधा मनुष्य। तो किस संरचना को कहा गया, डायोपिथेकस, रामापिथेकस, ठीक है, होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। तो इसमें आंसर जो आपको हो जाएगा वो आपका आदमानव, देखिए इसी को कहा गया है, डायोपिथेकस को कहा गया है, इसी को कहा गया। अब देखिए इसको कैसे कहा गया समझिए। डायपि 15 बिलियन वर्ष पूर्व की कहानी, 15 बिलियन मिलियन वर्ष पूर्व, 15 मिलियन वर्ष पूर्व, 15 मिलियन वर्ष पूर्व डायोपिथेकस की बात कर रहे हैं। 15 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। इसका मतलब ये होता था कि उस समय मनुष्य पूरी तरह से नहीं था विकसित, आधा मानव था, आधा मानव और आधा क्या था, आधा मानव था और आधा जानवर था। इसलिए इस काल को कहा गया आधा जानवर था। इसलिए हुआ क्या चीज, आधा जानवर, सॉरी जानवर था। इसलिए देखिए इसको डायोपिथेकस कर रहे हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी रामापिथेकस किसको कहा गया, देखिए रामापिथेकस कहा गया कि मनुष्य थोड़ा सा सीधा चलना शुरू हुआ था। रामापिथेकस में मनुष्य सीधा चलना शुरू किया था। पहले देखिए यहाँ पर जो है रामापिथेकस में सीधा नहीं, थोड़ा झुक कर चलता था। रामापिथेकस में झुक कर लिखिएगा, झुक कर चलता था, झुक कर चलता था, ठीक है। और होमो इरेक्टस में मनुष्य क्या होता था, एकदम सीधा सीधा चलना शुरू किया, सीधा चलना शुरू किया, सीधा चलना शुरू किया, ठीक है, शुरू किया। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आज से कई साल पहले जब मनुष्य, बहुत प्राचीन काल, आदि मानव काल का समय, आदि मानव काल का समय, आदि मानव काल का समय जब मनुष्य क्या करता था, जब मतलब आधा आधा क्या था, आधा मतलब कि आधा जानवर था और आधा मनुष्य था। उस समय पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था, पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था, औजार उपयोग करता था। तो जिस समय पत्थर के उपयोग करता था उस मानव के काल को ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहा गया, पत्थर के औजार को गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, दिमाग से थोड़ा सा देख लीजिए, आप यहाँ से समझिए कि देखिए डायोपिथेकस का है, ये फर्स्ट वाला फिगर डायोपिथेकस का है,
मैं इस फिगर को दिखा रहा हूँ, तो ये फिगर क्या है आपको, डायोपिथेकस का है। क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा करके ले जाता हूँ, दिख रहा होगा इधर जी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो ले देखिए इसको, इसको एक काम करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये डायोपिथेकस का है, ठीक है। डायोपिथेकस का देखिए, आदगम पूरा जानवर है ये है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का ये हो गया। जो ऑप्शन नंबर वहाँ पर देखिए डी है ना, ये दूसरा नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर डी वाला। होमो हेबिलिस फिर आया तीसरा नंबर पे। उसके बाद होमो इरेक्टस आया चौथे नंबर पे। उसके बाद होमो हाइब्रिडिक्स आया पांचवें नंबर पे। उसके बाद होमो सैपियंस आया प्राचीन मानव। तो देखिए होमो इरेक्टस के बाद रामापिथेकस आया था, ठीक है ना। रामापिथेकस, होमो हाइलेंस के बाद होमो आप इरेक्टस के बाद रामापिथेकस आया था। और रामापिथेकस जैसे देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। होमो होमो हाँ ठीक ही है, बाकी सही है। तो मनुष्य सीधा चलना शुरू कर दिया था। और उसके बाद देखिए मनुष्य इस तरह से क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर रामापिथिकस झुक कर चलता था वो वाला, इसके बाद फिर होमो इरेक्टस आया था। और ये जो था ना सबसे लास्ट था, माने सेकंड नंबर पे। सबसे पहले मनुष्य किस अवस्था में था, डायोपिथिकस में। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस में। उसके बाद आया था किसमें, रामापिथिकस में। उसके बाद होमोपिथिकस में। और होमोपिथिकस के बाद चौथे पांचवें नंबर पे कितना नंबर पे आया, पांचवें नंबर होमो होमो इरेक्टस के बाद आया होमो सैपियन में। होमो सैपियन में, अभी सैपियंस, सैपियंस में। अभी वर्तमान में हम लोग होमो सैपियंस में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, होमो सैपियंस में, ठीक है। चलिए देखिए, यही है कपी। कपी चिंपैंजी को ही कहा जाता था, चिंपैंजी। पहले मनुष्य चिंपैंजी प्रजाति का था, कपी से ही बना है। देखिए मनुष्य का खोपड़ी कपी का खोपड़ी एक जैसा, हाथ और मानव का दोनों का एक जैसा, मानव कपी का पैर एक जैसा। तो लगभग सेम संरचना, सेम जैसा पाया गया है। तो कपी से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, अर्थात चिंपैंजी से ही मनुष्य का शारीरिक संरचना का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर से लेकर, अच्छा ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ये बायोलॉजी के चैप्टर नंबर आगे का ही क्वेश्चन इसमें डाला, 2025 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। ऑप्शन ए जीवन चक्र, नहीं नहीं नहीं। ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुनिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए जीवन चक्र किसको कहा गया, तो जीवन चक्र ध्यान देना। सबसे पहले जन्म, जन्म लेना। सबसे पहले क्या करना, जन्म, जन्म। जन्म के बाद क्या करता है हमारा, वृद्धि करते हैं। वृद्धि के बाद क्या करते हैं, हम नए संतति को जन्म देते हैं, प्रजनन करते हैं। और प्रजनन के बाद क्या होती है, हमारी मृत्यु होती है। तो इस पूरे चक्र को ही हम क्या बोलते हैं भाई, जीवन चक्र बोलते हैं। पहले जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि करते हैं, फिर प्रजनन करते हैं, फिर मृत्यु होती है। तो इस पूरे चक्र को क्या बोलते हैं, जीवन चक्र। क्लियर हो गया। जीवन काल किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर के जन्म जन्म से मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहा गया। क्लियर है। चलिए जन्म दर किसको कहा गया, जन्म दर। चलिए इस पर आइए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। जो जन्म दर है ना, इस पर क्या बात किया जाए, जन्म दर। तो जन्म दर जो होता है 1000, प्रत्येक वर्ष 1000 जनसंख्या पर, प्रत्येक वर्ष, ध्यान दें, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक, ओहो बहुत गलती हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 1000 जनसंख्या पर, प्रत्येक वर्ष 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या, 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को, कुल संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर जितना बच्चा जन्म लेता है, 1000 बच्चा पर मान लेते हैं कि 50 बच्चा जन्म लिया, तो वही हमारा जन्म दर निकल जाएगा। 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रवर्धन, ये
अलैंगिक जनन से संबंधित है, याद रखिएगा। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जानते हैं ना, पढ़ाया हुआ सब। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो है ये ध्यान दे, प्रवर्धन आप पढ़े होंगे, कायिक प्रवर्धन ये सब नहीं बताए थे। जैसे पौधा है, समझ लीजिए ये पौधा है, ये पौधा में क्या हुआ, यहाँ से एक मुकुल निकल गया, ये मुकुल बड़ा हुआ और बड़ा होकर के टूट करके यही मुकुल धीरे से फिर और बड़ा हो गया, बड़ा होकर के यही मुकुल से एक नया पौधा बन गया, ये हो गया कायिक प्रवर्धन, ये वही है, ठीक है। तो प्रवर्धन का मतलब वही जनन, जिस तरह पौधा जन्म देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? ऑप्शन बी CO2, ये थी, तो ये आंसर नहीं होगा। N2 नाइट्रोजन, ये भी थी। H2 थी, ये नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, याद रखना। अब आपको समझा रहा है, देखिए सबसे पहले क्या था, अच्छा यहाँ पे आ जी, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन एक बार बता दें, स्टार्टिंग में प्रारंभिक में जब पृथ्वी का प्रारंभिक काल में नाइट्रोजन नहीं बना था, नाइट्रोजन के जगह पर, इसके जगह पर अमोनिया था, NH3 अमोनिया था, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और अमोनिया से बाद में फिर नाइट्रोजन बना, ठीक है। आ जाइए H2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलते हैं। एक के, हाँ तो ये ध्यान दीजिएगा, NH3 हो गया ना, हाँ। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन कब आया पता है, जब एक साइनोबैक्टीरिया नामक पौधा आया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जब पौधा आया, साइनोबैक्टीरिया पौधा आया, अवा करके जब ये प्रकाश संश्लेषण किया ना, प्रकाश संश्लेषण जब ये आकर के प्रकाश संश्लेषण किया, तब जा करके ऑक्सीजन बना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा तो आपको पता है CO2 को करेगा, लेता है, श्योर है ना, CO2 लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। और हम एक ऑक्सीजन क्या करते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को क्या करता है, छोड़ता है। कोई पौधा CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, छोड़ता ऑक्सीजन है। तो जब ये पौधा आया ना, प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते गया और छोड़ना शुरू किया, ऑक्सीजन को छोड़ना शुरू कर दिया, तो वही पृथ्वी पर ऑक्सीजन आया। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। और कोई दिक्कत? हाँ, एक मीथेन भी याद रखिएगा, मीथेन भी पहले से था जी, मीथेन भी पहले से। ये बता दिए, समवृत्ति माने असमजात अंग, ये ना, असमजात अंग, असमजात अंग अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो समजात अंग असमजात अंग क्लियर है, पहले ही बताए थे भाई। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, पक्षी और तितली के पंख, असमजात अंग। लो यहाँ पर तो आंसर आ गया। असमजात अंग का मतलब क्या होता है, असमजात अंग का मतलब होता है, इसका मतलब क्या, जिसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो, उत्पत्ति प्लस संरचना क्या हो, संरचना भिन्न हो, उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो, और कार्य क्या हो, कार्य समान हो, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, असमजात अंग। यहाँ पर देख लीजिए, पक्षी का पंख और तितली का पंख दोनों का संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है और काम दोनों का एक है। यही एग्जाम्पल भी हम लिए थे कि दोनों उड़ता है, तो भाई आंसर आपका कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। बाकी तो सब बताया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, सीधी मुद्रा। सीधी मुद्रा माना दोनों पैर से सीधा चलना, ये हो गया भाई, ठीक है। मैंने मनुष्य विकास की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, मैंने किनमें से तीनों में से पूछ रहा ना, कि क्या कौन कौन ऐसा इसमें है जो मनुष्य दिन पर दिन मतलब विकास कर रहा था। तो 2 पैर से मनुष्य सीधा चलना शुरू किया था, जिसको सीधी मुद्रा कहा गया था। ये बात तो सही है भाई, सही है। त्रिनेत्री दृष्टि, मनुष्य 2 आंखों से एक ही वस्तु को समान रूप से क्या करता था, देख सकता था, देखना शुरू कर दिया। दोनों आंख से
ये दोनों आँख से एक ही कोई भी वस्तु को समान दृष्टिकोण से, सेम मतलब कि समान रूप से, जैसे ये आँख देख रहा है वैसे ये भी देख रहा है, तो इसको द्विनेत्री दृष्टि कहा गया। तो ये भी मनुष्य में विकास हुआ, तो ये भी सही है दोनों। बढ़ती हुई कपाल, मस्तिष्क का कपाल पहले देखिए चिंपैंजी का देखिएगा तो बहुत छोटा था पहले, फिर धीरे धीरे मस्तिष्क का कपाल का यानी साइज क्या हुआ हमारा, बढ़ा। तो बढ़ती हुई कपाल क्षमता, तो ये भी सही है, अर्थात ए बी सी तीनों सही है। तो आंसर इज द राइट आंसर क्या, डी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन तक ही रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे पहले तो ये एक डेमो वीडियो था जिसमें हमने कुछ कंटेंट समझा रहे थे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी डाटा बढ़ाना तो बिल्कुल बढ़ाया जाएगा, आप कमेंट में करें। और इसमें जितना भी मतलब कंटेंट बताया गया है, यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा मतलब कि कम है तो ज़्यादा करवा सकते हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए पूरे क्षेत्र में जितना भी हम टॉपिक बताएं, अभी हम टॉपिक पूरा बताए थे, इस पूरे जहाँ तक के सॉल्यूशन करवाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर अवश्य बताइएगा, और कोशिश करिएगा कि बायोलॉजी के जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या करिए, इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसको फ़ायदा मिले। एक सवाल इससे पूछताछ, ठीक है, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उसके जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं खुद आपको इस पर रिप्लाई करूं। और ये सवाल मेरा ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी क्लास में बताया है कि पहले से ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, नाइट्रोजन था। मैंने एक अलग से कोई चीज़ बताया था, ठीक है ना, अलग से इसमें बताए थे कि वो भी था, वो ऑप्शन में नहीं था पर मैंने अलग से दिया। तो कौन सा, यानी कहने का मतलब है अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ों को छोड़ करके बाकी और कौन सा चीज़ उस समय था जो हमें वीडियो में बताएं, अच्छे से देखिए और बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर कमेंट का रिप्लाई अच्छा रहा, आपका परफॉर्मेंस, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो आगे वीडियो बनेगी, तो इस पर थोड़ा सोचिए और विचार करके हमें बताइए। ये सारे P/Q क्वेश्चन का डील हो रहा था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।